Okay, students, so today's now we are going to discuss the previous year question of the first chapter of the electrostatic, that is the electric field and charges. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले चैप्टर 1 में जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ऑफ 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें आपसे इन्होंने कह रखा है व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर क्यों होगा, ये चीज हम लोगों को यहां पे बतलानी है इस क्वेश्चन में। तो हम यहां पे एक चीज आपको पहले से बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर बट हैज अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे परपेंडिकुलर नहीं होती है, उसका जो कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ऑफ द कंडक्टर, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द चार्ज एंड मेक देम मोर। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज वायलेटेड। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, इस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसका क्या रीजन है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसी में इन्होंने ऐड कर दिया, ऑल्सो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है, गिव रीजंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। उसका रीजन है कि अगर कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर हमारे दो टेंजेंट आएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे हम आपको एक फिगर बना के यहां पे दिखा दें। सपोज जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर इस तरीके से, जैसे यहां हम लोग एक फिगर के रूप से इसको समझ लें थोड़ा सा। सपोज इस तरीके से दिखा दें कि एक कोई लाइन ये है और दूसरी लाइन आपने देखा इस तरीके से है, और ये कोई पॉइंट आपने देखा कि P है। तो एक चीज आपको दिखाई देगी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे। एक टेंजेंट हम ऐसे खींच सकते हैं और एक टेंजेंट हम लोग इस तरीके से खींच सकते हैं, और ये दोनों टेंजेंट्स यहां पर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन यू कैन से because if they do, so there are the two tangents are drawn at a single point, shows the two direction of the electric field, which is not possible. Clear? Second part जैसे इन्होंने कर रखा था, they cannot form closed loop। ये closed loop क्यों नहीं बनाती हैं, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं they are started from the positive charge and end on the negative charge। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और कहां पर खत्म होती हैं, जाके नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले इसका थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे इसमें बोला हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, हेंस क्लोज लूप आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में इन्होंने कर रखा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज कैप्ड नियर द अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है कि अगर एक मेरे पास में कोई प्लस Q चार्ज है, उसको अगर हम किसी एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के पास में लाते हैं तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना होगा।
तो इसको देखिए हम कैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा यहां पर फिगर में। जैसे मान लीजिए आपने देखा, सपोज एक कोई मेरे पास में एक कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पे मैं ले लेता हूं। जैसे आपने देखा कि ये एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर एक हम लोग एक अनचार्ज कंडक्टिंग एक रॉड लेके आते हैं इस तरीके से, या कोई एक प्लेट ले लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इंडक्शन मेथड से अगर हम लोग देखेंगे यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके जस्ट इस साइड सामने कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको चार्जिंग बाई इंडक्शन में पढ़ाया था कि हमेशा जब भी हम लोग किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लाते हैं, तो वो अपोजिट नेचर का चार्ज उस बॉडी पर इंड्यूस करेगा। तो जैसे आप प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो यहां पे कैसा चार्ज डालेगा, इस पे माइनस, और फिर यहां पे कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस। और अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉन करने की बात आ जाती है, तो हमें वैसे ही मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होती है, दे आर स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी इस तरीके से ड्रॉ होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर यहां पर नेगेटिव चार्ज पर आकर खत्म होंगी। तो हम लोग इसका इस तरीके से यहां पर फिगर देख लेते हैं। ये पैटर्न हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉन किया। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और उस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है, डज द चार्ज गिवन टू ए मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो स्फीयर हैं, एक आपके सामने मान लीजिए हॉलो स्फीयर है, दूसरा आपके सामने कौन सा है, सॉलिड स्फीयर है। तो इन दोनों स्फीयर पर जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हम लोगों को इसका रीजन बतलाओ अपने आंसर में क्या होगा। तो देखिए मैं यहां पे बतलाऊंगा आपको कि जो चार्ज होगा, चाहे आपका स्फीयर हॉलो हो चाहे स्फीयर आपका सॉलिड हो, चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि चार्ज हमेशा किसी कंडक्टर की सरफेस पर रिसाइड करता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बतलाया था कि चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और जब चार्ज किसी कंडक्टर की सरफेस पे रिसाइड करता है, तो क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वो कंडक्टर हॉलो हो और चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो। ओके, सो देयर इज नो चेंज। यहां पे हम लोग दिखा सकते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टर बॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेस -q एंड +3q रिस्पेक्टिवली। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। जब इनको हम लोग कॉन्टैक्ट में रखते हैं विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस d apart, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन देम। देखिए एक बात हम लोग यहां पे पहले से डिस्कस कर लें। सबसे पहले कि जो कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जब भी लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास में दो बॉल्स हैं, एक बॉल हमने ये ले लिया और एक दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं और एक दूसरी कंडक्टिंग बॉल हम लोग कोई ये वाली दिखला देते हैं। इस बॉल पर अगर आपने देखा जो चार्ज दिया गया है दैट इज -q, और ये वाली जो बॉल है इस पर चार्ज कितना है, +3q। अब अगर इन दोनों बॉल्स को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, जैसे ये वाली बॉल थी मेरे पास जिस पर चार्ज कितना था, -q, और दूसरा वाली बॉल थी इस पर चार्ज कितना था, +3q। अगर इन दोनों बॉल्स को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे -q है और ये यहां पर आपने क्या देखा, +3q है, तो आपको मैंने बतलाया था कि हायर पोटेंशियल के कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल के कंडक्टर पर चार्ज का तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के चार्जेस आपस में इक्वल ना हो जाए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये क्या आएगा,
3q माइनस के q अपॉन 2, और इस पर भी कितना आ जाएगा 3q माइनस के q अपॉन 2, और जब इन्हें सेपरेट करेंगे तो 3q में से q जाएगा तो 2q अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देखेंगे कि चाहे बॉल मेरे पास में ये वाली हो और चाहे बॉल मेरे पास में बी वाली हो, दोनों ही बॉल्स पर जो चार्जेस होंगे वो Q और Q होंगे, और उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तब ये बात यहां पे क्लियर हो जाती है कि जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो इनके बीच में जो नेचर होगा कूलॉम फोर्स का वो कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पे समझ सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग यहां पर कि जो फाइनल चार्ज होगा बॉल ए और बी पर वो कितना होगा, Q। तो जो कूलॉम फोर्स हमारे पास में होगा उन दोनों के बीच में, उसका नेचर कैसा होगा बच्चों, रिपल्सिव होगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q माइनस q एंड प्लस 3q। The charges plus 2q and minus q are enclosed within a surface S। इस तरीके से इन्होंने देखा कि मेरे पास 3 चार्जेस हैं। एक चार्ज कौन सा है, प्लस 3q। दूसरा चार्ज यहां पे आपने देखा कौन सा है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। दूसरा चार्ज यहां पे आपने देखा प्लस 3q, प्लस 2q और माइनस q। ये किसी एक सरफेस के द्वारा इनक्लोज हैं। इन्होंने क्या रखा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेसेस। अभी आपने लेटेस्ट में ही बिल्कुल इस चीज को पढ़ा हुआ है कि किसी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो आप बच्चों एक बात यहां पे देखिए कि इस सरफेस ने अपने अंदर कितने चार्जेस को इनक्लोज किया। तो यहां पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखलाई दे रही होगी कि इसने जो अपने अंदर चार्जेस इनक्लोज किए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो चार्ज प्लस 2q है और दूसरा चार्ज कितना है, माइनस q है। और जब 2q से ये माइनस q जाएगा तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू q। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू q हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी होगी यहां पे, इस 3q को, जैसे आपने देखा कि ये जो 3q चार्ज था वो चूंकि यहां पे इनक्लोज नहीं किया था इस सरफेस ने अपने अंदर, और जब इस सरफेस ने इस प्लस 3q चार्ज को अपने अंदर इनक्लोज नहीं किया था तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गॉस लॉ कहते ही है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स is the net charge enclosed by that surface। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में इन्होंने कहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक क्यूब के अंदर, यहां पे अगर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक क्यूब के अंदर इनक्लोज है जिसका साइड इस तरीके से दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ये आपने देखा, इस तरीके से हम लोग एक कोई क्यूब ले लें और इस क्यूब को लेने के बाद में यहां पर हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और इस क्यूब के अंदर है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सपोज आपने देखा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस पर 2 चार्जेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, बस लेकिन दोनों का नेचर कैसा होता है, अपोजिट। अब मैं बता दूं तो इन्होंने क्या रखा है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो बच्चों आपको वैसे ही पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई ई, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इस क्यूब ने अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनक्लोज किया
और आपको यह भी बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, तो उससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो। तो यहां पे इस तरीके से हम इसके दो आंसर दे सकते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे पहला आंसर हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो बता दें कि नेट फ्लक्स जीरो होगा। दो रीजन है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज, और दूसरा किसी डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें इन्होंने बोल के रखा हुआ है टू मेटालिक स्फीयर्स ए एंड बी is kept on insulating stands are in contact। दो मेटालिक स्फीयर्स हैं ए और बी, मैं फिगर भी दिखा दूंगा आपको उसका, अगर आप देखेंगे तो फिगर में इस तरीके से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या रखा है कि दो मेटालिक स्फीयर्स हैं ए और बी जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर हैं और दोनों कांटेक्ट में है। आप देखें जरा ध्यान से, ए और बी दोनों ही कैसे हैं, कांटेक्ट में है। इन्होंने क्या रखा, अ पॉजिटिव चार्ज रॉड P इज ब्रॉट नियर द स्फीयर A। हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को स्फीयर A के पास लाते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। एंड द टू स्फीयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब इन दोनों स्फीयर को हम सेपरेट करेंगे एंड रॉड को भी बाद में रिमूव कर देंगे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्जेस ऑन द स्फीयर ए एंड बी। स्फीयर जो है हमारे पास में ए और बी, उन पर चार्जेस के नेचर क्या होंगे, इस चीज को हम लोगों को यहां पे थोड़ा सा समझना होगा। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा कि मेरे पास दो स्फीयर थे ए और बी। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए यहां पे। जैसे आपने देखा कि एक स्फीयर ए था और एक स्फीयर क्या था, बी था, और दोनों स्फीयर कैसे थे, कांटेक्ट में थे। ये स्फीयर ए और ये स्फीयर बी। अब जैसे ही हम लोग एक प्योर नेगेटिव रॉड, जैसे पॉजिटिव, सॉरी इन्होंने क्या रखा है कि एक पॉजिटिव रॉड हम स्फीयर ए के पास लाते हैं, तो आपको मालूम है कि जैसे हम इसके पास में लाएंगे तो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और पॉजिटिव चार्ज को ये अपनी तरफ से क्या कर देगा, रिपेल। एक्चुअल में इस सरफेस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आएगा इधर, और फिर सरफेस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। एक बार फिर से समझ लीजिए, नेगेटिव देन पॉजिटिव, फिर देन नेगेटिव, फिर देन पॉजिटिव। अब जब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, थोड़ा सा दूसरे केस में देख लीजिए, जैसे पॉजिटिव अभी भी हम रॉड रखे हैं और अब इन्हें हम सेपरेट कर दें, लेकिन अभी भी इसके अट्रैक्शन की वजह से ये प्लस इस तरफ, सॉरी माइनस इस तरफ, और ये प्लस इस तरफ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इस रॉड को हटाते हैं तो आपको मैंने वैसे ही बताया था पीछे अभी कि जो एंटायर चार्ज होता है वो किसी भी, चाहे स्फीयर हॉलो हो या कोई भी, तो वो हमेशा, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, वो हमेशा उसकी सरफेस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके बच्चों, तो इसी को हम फिगर को यहां पे कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। तो स्फीयर ए पर आपने देखा कि मेरे पास में कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और स्फीयर बी पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैंने यहां पे बताया कि पॉजिटिवली रॉड जो मेरे पास में है उसको अगर हम मेटालिक स्फीयर ए के पास लाते हैं तो ड्यू टू द इंडक्शन नेगेटिव चार्ज स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑन द लेफ्ट सरफेस एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट सरफेस ऑफ द बी। और फिर जब उनको हम लोग अलग करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसी में थोड़ा सा हम लोग ये भी डिस्कस कर लें कि टू स्फीयर्स आर सेपरेटेड, जैसे हम अलग अलग करते हैं तो वो चार्ज एंटायर सरफेस पर यूनिफॉर्मली रीअरेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट a,0 and 4a,0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। With its center of the origin. क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे आपको मैं समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन को पहले आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज यहां पे क्लियर हो जाएगी कि एक स्फीयर है और स्फीयर का
जो रेडियस है वो कितना दिया गया है 3a, और जब स्फीयर का रेडियस 3a दिया गया तो हम थोड़ा सा यहां पे समझ लें कोऑर्डिनेट्स को लेके। सपोज ये यहां पे हम लोग इस तरीके से कंडीशन दिखाते हैं, ओरिजिन और यहां पे 0,0 और एक -2q चार्ज है, वो कहां पर लोकेट कर रहा है, -2q चार्ज लोकेट कर रहा है इस पॉइंट पर। सपोज इस पॉइंट को हम लोग कोई P लेट कर लेते हैं, या पॉइंट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, यहां पर पॉइंट को हम नहीं लेते हैं, हम लोग यहां पे कोऑर्डिनेट्स दिखला देते हैं। जैसे यहां पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग a,0 और यहां पर चार्ज कितना है a,0 पर -2q, और चार्ज q की अगर बात कर लें तो चार्ज q यहां पर जो है वो कहां पर है, लोकेट कर रहा है 4a,0 पर, इस तरीके से। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे यह बतलाओ कि जो स्फीयर है उस स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज 3a, तो दैट इज 3a का मतलब क्या हुआ, वो कहीं इस तरीके से मेरे पास में स्फीयर इस तरीके से ऐसे होगा। 3a हम लेट कर लेते हैं कि 3a के अंदर तो केवल और केवल एक ही चार्ज हमारा इनक्लोज होगा जो कि कितना है -2q, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कि हमें पता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1/ε0 times the net charge enclosed by that surface। तो जो अगर स्फीयर लिया है जिस पर चार्ज कितना है 3a है, उस स्फीयर ने केवल और केवल अपने अंदर एक चार्ज को इनक्लोज किया जैसे कि -2q। तो यहां पे हम दिखा सकते हैं कि ये -2q/ε0 ये मेरे पास में φe की वैल्यू आ जाएगी। ओके, देन हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन पे यहां चलते हैं, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी देख लें एक बार पावर पॉइंट पे। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने कह रखा है, अगला क्वेश्चन फिर सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने कह रखा है ए मेटल स्फीयर इज कैप्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, अ नेगेटिवली चार्ज रॉड। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, एक कोई मेटल स्फीयर है, फिगर थोड़ा सा समझ लें। एक कोई मेटल स्फीयर है जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, और एक कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इज ब्रॉट नियर इट, हम लोग उसको पास लाते हैं, देन द स्फीयर इज अर्थड एज सोन। फिर हम लोग स्फीयर को अर्थ करते हैं। ऑन रिमूविंग द अर्थ एंड टेकिंग द नेगेटिवली चार्ज रॉड अवे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द स्फीयर। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जैसे ही हम लोग इस पर नेगेटिव रॉड को लेके आएंगे तो इंडक्शन मेथड से बच्चों ये इस पर कैसा चार्ज करेगा, पॉजिटिव, और इस तरफ कैसा आएगा, नेगेटिव। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, आप इस तरफ जो आप इस पे देख रहे हैं राइट साइड जो मेरे पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसको चूंकि हमने यहां पे ग्राउंडेड किया हुआ है, तो जब ग्राउंडेड किया हुआ है नेगेटिव चार्ज को, तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा और इस पे कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। जब इस रॉड को और इसको अर्थिंग को दोनों को हटा देंगे तो आपको मालूम है कि ये पॉजिटिवली चार्ज जो है मेरे पास में, पॉजिटिव चार्ज उसकी इंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस तरीके से यहां पे समझाया और दिया है। ओके बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने आपसे कह के रखा हुआ है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय अ स्फीयर। यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्ट इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज। यार आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता है रेडियस पे, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा तो चाहे रेडियस डबल करो चाहे ट्रिपल करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर एज सोन इन द फिगर। जैसे आपके सामने फिगर में एक ये मेरे पास में हॉलो सिलेंडर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो इन्होंने क्या रखा है कि इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक लाइन शो करनी है। तो जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने देखा एक हॉलो सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस। आप इसका देखिए टॉप व्यू पर ये नॉर्मली यहां पे होगी और ये इस तरीके से यहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें, जो कि क्वेश्चन नंबर है 13। इस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है what is the nature of electrostatic force between 2 point charges q1 and q2 if q1 plus q2 is greater than 0 and q1 plus q2। थोड़ा सा करेक्शन है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे q1 इंटू q2 होना चाहिए था और यहां पे भी q1 इंटू q2 होना चाहिए था। देखिए यहां पर बच्चों सबसे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लो, यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में यहां पे ये समझ लो q1 इंटू q2 दोनों में ही होगा। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होता है प्लस, और प्लस का मतलब क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो। माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस, वो भी क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। और इससे आपको एक चीज क्लियर है कि अगर दो लाइक नेचर के चार्जेस हैं तभी वो ग्रेटर देन जीरो होंगे। और साहब अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब उनका नेचर कैसा होगा रिपल्सिव। आप इसी में देखना, जैसे अगर माइनस इंटू प्लस कर दें तो वो माइनस होगा, या माइनस प्लस इंटू माइनस कर दें तो वो भी माइनस होगा, अर्थात यानी कि वो क्या होगा लेस देन जीरो होगा। और अगर वो लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे इसका मतलब होगा कि दोनों चार्जेस के नेचर कैसे अनलाइक हैं और वो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर ये चीज क्या शो करेगी रिपल्सन को, और ये चीज यहां पे क्या शो करेगी अट्रैक्शन को। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या रखा है द डायमेंशन ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। मैंने वैसे ही बताया था आपको कि किसी एटम का जो साइज होता है वो 10 टू दी पावर -10 मीटर का होता है, और जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है बच्चों वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि न्यूक्लियस का चार्ज साइज 10 टू दी पावर -15 मीटर ऑर्डर होता है। यानी कि जो उसे हम एंगस्ट्रॉम ऑर्डर बोल सकते हैं, इसे हम फर्मी ऑर्डर बोल सकते हैं। Thus there must a large electric field between the proton and electron। फिर भी आपको पता है कि एटम के अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही होते हैं। न्यूक्लियस में जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो इन्होंने क्या रखा है thus there must be a large electric field between the proton and electron। फिर भी इन दोनों के बीच में लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होती है? Why then is the electrostatic field inside a conductor is zero? जीरो क्यों नहीं होती है? Why then is the electrostatic field inside a conductor zero? फिर भी एक कंडक्टर अगर कोई है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होती है? आप देख रहे हैं कि मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एटम के अंदर, लेकिन कई सारे एटम से मिलकर क्या बनता है कंडक्टर। तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं है, क्यों है? Why then is the electrostatic field inside a conductor is zero? उसका रीजन मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है bind the atoms to the neutral entities। Fields are caused by excess charges। There can be no excess charges on the inner surface of the isolated conductor। अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसके इनर सरफेस पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इसी क्वेश्चन के साथ में हम इस क्लास को यहीं पे अभी खत्म करेंगे, इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहां पे बने रहेंगे।